आज मैं जो सीरीज आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है द एम्प्रेस, जो रिलीज हुई थी 2022 में। तो आइए इस सीरीज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कैसल के बाहर अपनी एम्प्रेस का इंतजार कर रहे लोगों से होती है। अंदर शादी की पोशाक में हम एक लड़की को देखते हैं। उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती है और फिर वो उठकर बाहर की तरफ चल पड़ती है। इस लड़की का नाम है एलिजाबेथ, जो बवेरिया की राजकुमारी है। कहानी कुछ महीने पीछे जाती है। एलिजाबेथ की माँ उसे ढूंढ रही है। वो उसे सिसी कहकर बुलाती है। आज सिसी को देखने एक राजकुमार आने वाला है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती। वो अपनी छोटी बहन से बताती है कि वो उससे शादी करेगी जिससे उसकी आत्मा करना चाहेगी। और फिर जैसे ही सिसी की माँ वहाँ आती है, वो अपना घोड़ा जिसका नाम पक है उसमें सवार होकर वहाँ से भाग जाती है। एक जगह एक सांप को देखकर पक डर की वजह से सिसी को वहीं पर गिरा के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट फ्रांज जोसेफ से मिलवाया जाता है। आज उसे 5 विरोधियों को फांसी की सजा देनी है। फ्रांस की माँ सोफी चाहती है कि फ्रांस एक मजबूत सम्राट बने, लेकिन फ्रांस को अपने राज्य की हालत पता है। उसे पता है कि उसकी जनता भूख और गरीबी से मर रही है। उधर सिसी अपने घोड़े को लेकर अपने पापा के पास आती है, जो उनसे अलग रहते हैं। पक के पैर में एक घाव हो गया है। सिसी को लगता है कि उसके पापा पक को ठीक कर देंगे, लेकिन पापा बताते हैं कि अब पक कभी चल नहीं पाएगा, इसीलिए उसको मार देना ही ठीक है। और फिर वो राइफल लेकर पक को शूट कर देती हैं। सिसी पक से लिपट कर रोने लगती है। उधर घर पर सिसी की माँ उसी राजकुमार के साथ बैठी हुई है जिससे सिसी के रिश्ते की बात चल रही थी। वो उससे झूठ कहती है कि सिसी प्रार्थना करने गई है और थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर हम जनता के बीच सम्राट फ्रांस और सोफी को देखते हैं। साजिश और क्रांतिकारी आचरण के लिए आज 3 लोगों को फांसी दी जाने वाली है। फ्रांस अपने हाथ में क्रॉस पकड़ता है। वो नहीं चाहता कि उन लोगों को फांसी दी जाए, लेकिन अपनी माँ सोफी के आगे वो बेबस है। और फिर उन सभी को फांसी पर लटका दिया जाता है। उसी भीड़ में हम एक औरत और एक आदमी को नोटिस करते हैं, जिनका बाद में एक अहम रोल है। उनका नाम लियोथिम और अलेक्जेंडर है। उधर सिसी घर आ जाती है। उसे अपनी माँ से कड़ी फटकार लगती है। सिसी की बहन हेलेना अपनी माँ को शांत करती है। दरअसल सिसी को शायरी लिखने का शौक है, लेकिन उसकी माँ उसके कवि बनने के सपने का मजाक उड़ाती है और कहती है कि अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई तो उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा। वो उसे बताती है कि उसकी बहन हेलेना के लिए एक खास रिश्ता आया है और वो नहीं चाहती कि सिसी अपनी बेवकूफी से कुछ गड़बड़ करे। उधर फ्रांस और सोफी के बीच अपने राज्य की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बातचीत हो रही है। फ्रांस का कहना है कि ठंड की वजह से हुए फसलों के नुकसान की वजह से उनकी जनता गुस्से में है और हमारी तरफ से कोई सहयोग ना मिलने की वजह से वो हमसे नफरत करते हैं। हम उन सबको फांसी नहीं दे सकते जो हमसे खुश नहीं हैं, लेकिन सोफी का कहना है कि कुछ चीजें वो नहीं बदल सकते। तभी वहां उनका सर्वेंट भालू की खाल को लेकर आता है, जो सम्राट जार निकोलस ने अपने सम्राट बनने की खुशी में फ्रांस को उपहार में भेजी है। जार चाहता है कि सम्राट और उसका देश ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो। सोफी जार का साथ देना चाहती है, लेकिन फ्रांस इसके खिलाफ है। और फिर सोफी फ्रांस को हेलेना की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि अगले महीने फ्रांस के जन्मदिन पर उनकी सगाई की घोषणा की जाएगी। हेलेना असल में सोफी की भतीजी है। सोफी कहती है कि हेलेना खूबसूरत है, लेकिन फ्रांस के लिए इतना ही काफी नहीं है। सोफी बताती है कि हेलेना से शादी करने से 2 काम होंगे। पहला, ये ताज और लोगों के बीच भरोसे के संकेत के रूप में काम करेगा, और दूसरी बात, वो उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी देगी। सोफी कहती है कि नेपोलियन और प्री एशियाई लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर हेलेना सिसी और अपनी माँ के साथ वियना पहुंच चुकी है सगाई के लिए। सिसी की माँ बताती है कि फ्रांस का भाई भी सगाई में आने वाला है। उसे यकीन तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कुत्तों को भी घी हजम हो जाता है। असल में उसके कहने का मतलब था कि हो सकता है कि सम्राट का भाई सिसी को पसंद कर ले। हेलेना फ्रांस का सामना करने से घबरा रही है। वो इस बारे में सिसी से बात करती है। सिसी कहती है कि वो एम्प्रेस बनने के लिए परफेक्ट है। ये सुनकर हेलेना में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो कहती है कि फ्रांस उसके लिए पागल हो जाएगा। उधर फ्रांस के रूम में हम एक लड़की को देखते हैं। फ्रांस का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। उसे पता है कि फ्रांस की सगाई होने वाली है, लेकिन फ्रांस को हेलेना में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है।
अगले दिन सीसी की माँ लुडोविका को पता चलता है कि उनका कपड़ों का एक ट्रंक गायब है जिनमें हेलेना के महंगे वाले कपड़े थे। सीसी को ये मुद्दा ज्यादा सीरियस नहीं लगता, लेकिन हेलेना काफी परेशान है और सीसी को बेवजह डांट देती है। जिसके बाद सीसी लॉबी में आ जाती है। वहाँ उसे एक घायल चिड़िया मिलती है और वो उस चिड़िया को लेकर गार्डन में आ जाती है। फ्रांस वहाँ अपने घोड़े के साथ था। उसे देख सीसी छिप जाती है। फ्रांस उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसकी जासूसी कर रही है। सीसी कहती है नहीं। फ्रांस उससे पूछता है कि वो नंगे पैर क्यों है। सीसी बताती है कि उसे यूं ही रहना पसंद है और फिर वो उसके हाथ में चिड़िया को देखकर पूछता है कि इसे क्या हुआ। सीसी बताती है कि वो महल में फंस गई थी। उन दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। उधर फ्रांस का जंगली भाई मैक्स अपनी इटालियन गर्लफ्रेंड फ्रांसेस्का के साथ आता है। उनका एक और भाई है जिसका नाम विक्टर है। सोफी मैक्स को देखकर उसे कहती है कि उसे पता चला है कि वो अपनी जवानी संभाल नहीं पा रहा है। असल में सोफी को मैक्स की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद फ्रांस हेलेना और उसकी फैमिली से मिलता है, लेकिन वो हेलेना से ज्यादा बात नहीं करता। वो सीसी को देखकर उससे पूछता है कि अब वो चिड़िया कैसी है। ये सुन हेलेना सीसी की तरफ देखती है और उसे समझ नहीं आता कि फ्रांस सीसी को कैसे जानता है। फिर वो सब लंच करते हैं, जहाँ सीसी और मैक्स को अलग टेबल पर बैठाया जाता है। मैक्स सीसी से कहता है कि वो फ्रांसेस्का से पीछा छुड़ाना चाहता है और फिर वो सबके सामने फ्रांसेस्का के साथ छेड़खानी करने लगता है। वो अपने भाई से अपनी डॉल लेकर अंदर जाने को कहता है। सीसी ये सुन मैक्स से कहती है, अरे वाह, वो भी अभी मैक्स से सेम चीज कहने वाली थी कि मैक्स अपनी इटालियन गुड़िया के साथ अंदर जाकर खेले। ये सुन वहाँ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फ्रांस को सीसी का ये बिंदासपन अच्छा लगता है। फिर वो सब टहलने निकल पड़ते हैं। मैक्स सीसी के साथ फुल फ्लर्ट करता है। हेलेना फ्रांस को अपने हाथों से काढ़ा एक रुमाल गिफ्ट करती है, लेकिन फ्रांस वो उसे वापस कर देता है। उधर मैक्स बताता है कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। सीसी कहती है उसे उस पर यकीन है। उधर जब सब वापस आ जाते हैं, हेलेना सीसी से बताती कि फ्रांस ने उसका रुमाल भी उसे वापस कर दिया और फ्रांस उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। उसने उससे एक भी सवाल नहीं पूछा। मैक्स फ्रांस को रिपोर्ट करता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते। उन्हें पता है कि फ्रांस बस अपनी माँ सोफी के हाथ की कठपुतली है। फ्रांस मैक्स को अपने साथ वियना में अपने सलाहकार के रूप में काम करने के लिए कहता है। मैक्स जवाब देता है कि वो इस पर विचार करेगा। उधर सीसी को फर्श पर लेटा हुआ देख फ्रांस उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों लेटी हुई है, जिस पर सीसी जवाब देती है कि फर्श ठंडा है और उसे गर्मी लग रही थी। फ्रांस भी उसके साथ फर्श पर लेट जाता है और उसे काफी अच्छा लगता है। फ्रांस सीसी के बालों में घोड़े के बालों को नोटिस करता है। सीसी बताती है कि ये उसके मरे हुए घोड़े पग की आखिरी निशानी है। सीसी फ्रांस की गर्दन में एक चोट के निशान को छूने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रांस उसे रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर सोफी चाहती है कि वापस लौटने से पहले वो फ्रांस और हेलेना की सगाई की घोषणा कर दे। हेलेना और सीसी अपने कमरे में है और हेलेना फ्रांस की तस्वीर देख रही है। सोफी फ्रांस के कमरे में झांकती है और उसे उसी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है जिसके साथ फ्रांस का अफेयर चल रहा था। देर रात फ्रांस सीसी को अपने कमरे में बुलाता है और बताता है कि आज उसका जन्मदिन है। वो सीसी से कहता है कि सीसी ने उसे उस फ्रांस से दोबारा मिलवाया है जो वो सम्राट होने से पहले हुआ करता था। वो बताता है कि वो सीसी को पसंद करता है और अब वो और अपने मन को नहीं मार सकता और फिर वो उसे किस कर लेता है। अगले दिन हेलेना और फ्रांस की सगाई अनाउंस होने वाली है। हेलेना काफी खुश है, लेकिन फिर फ्रांस सबके सामने एलिजाबेथ से शादी करने की घोषणा करता है। सीसी खुश हो जाती है और हेलेना वहां से रोते हुए चली जाती है। सीसी उसके पीछे आती है। हेलेना उससे कहती है कि वो फ्रांस से शादी करने से मना कर दे। सीसी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने आज तक किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया जैसा वो फ्रांस के लिए करती है। हेलेना उससे पूछती है कि क्या वो कल रात फ्रांस के बिस्तर पर थी और क्या इसी वजह से फ्रांस उससे शादी करना चाहता है। वो सीसी को बद्दुआ देती है कि वो कभी भी एक एम्प्रेस नहीं बन पाएगी और सीसी फ्रांस को बर्बाद कर देगी। सोफी और लुडोविका फ्रांस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और कहता है या तो उसकी शादी एलिजाबेथ से होगी या किसी से नहीं। सोफी एलिजाबेथ से पूछती है कि क्या वो हब्सबर्ग की एम्प्रेस बनना चाहती है। एलिजाबेथ हाँ कहती है। दोबारा मिलने तक निशानी के तौर पर एलिजाबेथ फ्रांस को अपने घोड़े पक्के बाल देती है। उधर मैक्स इस सगाई से गुस्से में है क्योंकि वो एलिजाबेथ को चाहने लगा था। एलिजाबेथ महल के फर्श पर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के नक्शे के ऊपर खड़ी है और फ्रांस के साथ शासन करने का सपना देख रही है। उसकी माँ उसे सीसी कहकर बुलाती है। एलिजाबेथ उसे टोकते हुए कहती है कि उसका नाम काउंटेस एलिजाबेथ है।
उधर हेलेना के हाथ में हम कैची देखते हैं। फ्रांस अपने विश्वास पात्र थियो को बताता है कि ये तो बस बदलाव की एक शुरुआत है। अंत में हम लियोथिम को अलेक्जेंडर के साथ देखते हैं, जो उसे फ्रांस और एलिजाबेथ की सगाई की खबर देता है और बताता है कि ये क्रांति को आगे बढ़ाने का सही मौका है। एपिसोड 2 शुरू होता है। हम सोफी को अपने कमरे में रोता हुआ देखते हैं। असल में सोफी की एक बेटी थी जो मर चुकी है, वो उसी का शोक मना रही है। फिर हम फ्रांस को देखते हैं। वही राजकुमारी जिसका फ्रांस के साथ अफेयर है वो फ्रांस से मिलने आती है, लेकिन फ्रांस अब उसके साथ अपने रिश्ते खत्म कर चुका है। राजकुमारी रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद हम सोफी की चीफ कोर्ट मिस्ट्रेस को कुछ लड़कियों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं, जिन्हें एलिजाबेथ की सेवा के लिए रखा गया है। एलिजाबेथ अपने पापा के साथ हैम्प्सबर्ग पहुंच चुकी है। एलिजाबेथ फ्रांस को जैसे ही चूमने जाती है, फ्रांस उसे रोक लेता है। ये पता चलता है कि हेलेना ने कैची खुद को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने बाल काटने के लिए उठाई थी। हेलेना और एलिजाबेथ के बीच अब बातचीत बिल्कुल ही बंद है। सोफी एलिजाबेथ को उसके सारे फंक्शंस की डिटेल्स देती है। उसके लिए दुनिया भर से महंगी महंगी ड्रेसेस मंगवाई गई हैं और फिर सोफी उसे उनका खानदानी हार पहनाती है। एलिजाबेथ को देख सोफी को अपनी बेटी की याद आ गई थी। उधर वान बैक, जो फ्रांस का फाइनेंशियल सलाहकार है, उन्हें युद्ध में किसी का भी साथ देने से मना करता है क्योंकि उनका सारा पैसा खत्म हो रहा है। फ्रांस वान की बात से एग्री करता है। फिर एलिजाबेथ को उनकी दासियों से मिलवाया जाता है, जिनमें हम लियोथिम को भी देखते हैं। वो सब एलिजाबेथ को नहलाने ले जाती हैं। चीफ कोर्ट मिस्ट्रेस के कठोर तरीकों के साथ एलिजाबेथ को तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है। 2 घंटे रोज 2 बार नहाना, हर दिन उसके बालों की चोटी बनवाना और कमर तंग चोली पहनना जिसमें वो सांस भी नहीं ले सकती, ये सब उसके लिए मुश्किल है। लियोथिम एलिजाबेथ के करीब रहने की हर मुमकिन कोशिश करती है। मैक्स एलिजाबेथ के पास आता है और उससे कहता है कि अगर वो उसके पास रहेगी तो सलामत रहेगी, लेकिन एलिजाबेथ को लगता है कि उसे मैक्स से दूर ही रहना चाहिए। उधर चीफ काउंटेस मिस्ट्रेस सोफी से एलिजाबेथ के बारे में बात कर रही है। वो सोफी से बताती है कि एलिजाबेथ के ऊपर उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वो काफी जिद्दी किस्म की लड़की है। और फिर सोफी का पति कार्ल, जो दूसरे देश में रहता है, वो भी फ्रांस की शादी में शामिल होने आ जाता है। फ्रांस और एलिजाबेथ डांस क्लास में है। एलिजाबेथ फ्रांस को एक कमरे में ले जाती है क्योंकि वो फ्रांस के करीब आना चाहती थी, लेकिन चीफ काउंटेस मिस्ट्रेस आकर उनकी प्राइवेसी में दखल डाल देती है। फिर हम लियोथिन को उसके प्रेमी अलेक्जेंडर से चोरी छिपे बात करते हुए देखते हैं। लियोथिन उसे किसी तरह के शूज लाने के लिए कह रही थी। अलेक्जेंडर बताता है कि वो शूज काफी महंगे हैं, लेकिन वो उन्हें लाने की पूरी कोशिश करेगा। हमें पता चलता है कि आज एलिजाबेथ का वर्जिनिटी टेस्ट होना है और साथ में ये भी कि वो राज्य का उत्तराधिकारी पैदा करने के काबिल है या नहीं। अगर वो वर्जिन नहीं निकली तो वो सम्राट से शादी नहीं कर पाएगी। डॉक्टर और बिशप उसकी स्कर्ट के अंदर झांक कर उसका टेस्ट करते हैं, जो बहुत ही शर्म की बात थी। एलिजाबेथ इस वजह से रोने भी लगती है। डॉक्टर बताता है कि एलिजाबेथ प्योर है, हालांकि उसका हार्मोन पहले से ही ब्रेक था। प्रीस्ट एलिजाबेथ को बधाई देता है। उधर फ्रांस को पता चलता है कि मैक्स ने लेफ्टिनेंट क्राल की दोनों बेटियों के साथ संबंध बनाए थे, जिनके साथ मैक्स का शादी करने का कोई इरादा नहीं था, और उनमें से एक बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई और दूसरी बहन ने छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की और अब वो पागल खाने में है। फ्रांस जानता है कि ये सब उसके भाई का काम है और उसे ही मैक्स के फैलाए इस गंध को साफ करना पड़ेगा। वो उन लड़कियों के पिता को सम्मान और सालाना पेंशन देने का हुक्म देता है, जिसकी जिम्मेदारी मैक्स की होगी। लेफ्टिनेंट के जाने के बाद फ्रांस मैक्स को चेतावनी देता है कि उसे अपनी हद में रहना होगा। प्री वेडिंग पार्टी के दौरान बिशप भी वहाँ मौजूद था और सोफी और फ्रांस के सामने वो उस रस्म की बात करता है जिसमें उसने एलिजाबेथ की वर्जिनिटी की जांच की थी। ये सुन एलिजाबेथ सबके सामने कहती है कि अच्छा, तो वो एक पाक रस्म थी। उसे लगा कि 2 मर्द उसकी स्कर्ट के अंदर झांक कर लुत्फ उठा रहे हैं। सोफी ये सब सुन एलिजाबेथ को थोड़ा आराम करने को कहती है और बताती है कि वो बस एक रस्म थी। एलिजाबेथ को वहाँ से भेज दिया जाता है। अमीलिया को कुछ समय के लिए एलिजाबेथ के साथ रहने का काम सौंपा गया है। मैक्स एलिजाबेथ को एक बैचलर पार्टी में इनवाइट करता है, जिसमें काउंटेस की मिस्ट्रेस ने किसी भी लड़की को जाने से मना किया था, लेकिन एलिजाबेथ वहाँ जाती है और मैक्स और लिज से मिलती है।
फ्रांस की उसी रात मिस्टर स्टेफसन के साथ एक गुप्त बैठक होती है। वो एक इंजीनियर है और फ्रांस चाहता है कि वो एक प्रमुख रेलवे का निर्माण करे जो वियना को बाकी दुनिया से जोड़ेगा। ये अपने लोगों के लिए समृद्धि और शांति लाने की उनकी भव्य योजना थी, लेकिन स्टेफसन कहता है कि इसकी कीमत अधिक होगी। उधर लियोथिन को वो शूज मिल जाते हैं जो उसने अलेक्जेंडर से मंगवाए थे। फिर हम एलिजाबेथ को मैक्स के साथ देखते हैं। एलिजाबेथ ने काफी पी ली है। मैक्स उसे बताता है कि वो जो हार पहने हुए हैं वो हार पहले उसकी दादी मैरी एंटोनेट ने पहना था और वो तब भी उनके गले में था जब उनका सर कलम किया गया था। वो कहता है कि उनके यहाँ अच्छी चीजों को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाने का हुनर है। मैक्स एलिजाबेथ के लिए अपने प्यार को भी कबूल करता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो मजाक कर रहा था। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुम्हें शायद कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ, लेकिन वो फ्रांस से प्यार करती है। एलिजाबेथ के जाने के बाद मैक्स हेलेना को पटाने की कोशिश करता है, जिस पर वो कहती है कि यहाँ भी उसकी दाल नहीं गलेगी। जिसके बाद मैक्स एलिजाबेथ की दासियों में से एक के साथ इंटीमेट होता है। उधर वासा के प्रिंस वॉन सोफी से उसके कमरे में मिलते हैं। दोनों को मिले और अफेयर हुए करीब 13 साल हो चुके हैं। हमें ये भी पता चलता है कि फ्रांस वास्तव में उसी का बेटा है, जिसका अर्थ था कि सोफी का उसके साथ संबंध था और कार्ल बस दिखावे के लिए उसका पति है। सोफी उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वॉन वहां से चला जाता है। अगली सुबह एलिजाबेथ अपने बिस्तर पर नहीं मिलने पर चीफ काउंटेस मिस्ट्रेस गुस्से में है और फिर उसकी नजर एक दासी पर जाती है जिसके साथ मैक्स कल रात इंटीमेट हुआ था। उसकी गर्दन पर लव बाइट देख उसे बाहर निकाल देती है। एलिजाबेथ पर्दे के पीछे है। हेलेना उससे बात करती है। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। फ्रांस शादी के लिए तैयार हो रहा है। फ्रांस को पता चलता है कि मैक्स और एलिजाबेथ के बीच कल बहस हो गई थी। उधर एलिजाबेथ भी सच कर तैयार हो गई है। हमें पहले एपिसोड का पहला सीन दिखाया जाता है। एलिजाबेथ वेगन में बैठती है। फ्रांस उसके पास आता है। जनता के बीच से जब एलिजाबेथ निकलती है सब उसे बधाई देते हैं। फाइनली उनकी शादी हो गई है। फ्रांस और एलिजाबेथ अब पति पत्नी हैं। महारानी के रूप में उनकी ताजपोशी का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। उन्हें ऑस्ट्रिया की कठिन परिस्थितियों में लोगों के लिए आशा की एक बड़ी किरण के रूप में देखा जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट और भारी प्यार के बीच उनका स्वागत किया जाता है। ये प्यार कायम रहेगा या नहीं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागल हो रहे हैं और लगभग बैरियर तोड़कर दौड़ पड़ते हैं। उधर नया शादीशुदा जोड़ा बग्गी के अंदर एक दूसरे को किस कर रहा है। नए जोड़े की शादी का जश्न मनाया जाना है। इस जश्न में काउंटेस लुइस, जिसका फ्रांस के साथ अफेयर था, वो भी आई है। उसे मैक्स ने इनवाइट किया है। दोनों दिल जले साथ में हैं। कहीं आग लगाने की तैयारी है शायद। अमेलिया अभी भी लियोन्टाइन को शक की निगाहों से देखती है। वो जानना चाहती कि एक अच्छे खानदान की लड़की अभी तक कुंवारी क्यों है। लियोन्टाइन बताती है कि उसे शादी में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। विदेश मंत्री सोफी के लिए बुरी खबर लाते हैं। वो ये कि ऑस्ट्रिया के पूर्वी मोर्चे पर रूसियों ने बड़ी संख्या में अपनी सेना जमा कर ली है, जो ऑस्ट्रिया के लिए अपमान की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि शादी का जश्न शुरू हो चुका है। सबसे पहले उनके सम्मान में एक कोर्ट डांस होता है। सोफी और मैक्स लोगों द्वारा एलिजाबेथ के स्वागत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सोफी को लगता है कि यहाँ के लोगों ने एलिजाबेथ को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर एलिजाबेथ लुइस को देखती है जो उसे ही घूर रही थी। एलिजाबेथ फ्रांस से पूछती है कि क्या वो उस औरत को जानता है। फ्रांस साफ मुकर जाता है। सोफी सीमा पर घुसपैठ के सिलसिले में फ्रांस से बात करना चाहती है। उधर एलिजाबेथ हेलेना को अपने साथ रखना चाहती है, जिस पर चीफ काउंटेस मिस्ट्रेस को आपत्ति है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि उसे यहाँ किसी पर भी विश्वास नहीं है और हेलेना उसके मुख्य सलाहकार के रूप में काम करेगी। फ्रांसीसी और रूसी दोनों राजदूत मौजूद हैं और फ्रांस को यह तय करना है कि उसको किसका साथ देना है। सोफी सलाह देती कि उन्हें रूसियों के दबाव में नहीं आना चाहिए। फिलहाल फ्रांस इस फैसले को टाल देता है। सबके जाने के बाद वो मैक्स से पूछता है कि क्या उसने लुइस को जश्न में बुलाया था। मैक्स कहता है कि उसे लुइस के साथ उसके अफेयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फ्रांस अपने वफादार से लुइस पर नजर रखने को कहता है। फ्रांस मैक्स को एलिजाबेथ से दूर रहने को कहता है। उसे पता है कि मैक्स एलिजाबेथ पर डोरे डाल रहा है। उधर कैंपेन सोफी को शहर में बढ़ती बेचैनी की सूचना देता है। शराब खाने में कुछ लोग क्रांति की बातें करते सुने गए हैं। सोफी कहती है कि जितनी गिरफ्तारी करनी है करो, लेकिन पहले 50 लोगों को रिहा कर देना। ये सम्राट की तरफ से हम्सबर्ग के लोगों के लिए एक तोहफा होगा। उधर एलिजाबेथ अपनी दासियों को लुइस की तरफ इशारा करके
पूछती है कि क्या उसे कोई जानता है। हालांकि वो सब जानती है कि वो फ्रांस के पीछे पागल है, लेकिन कोई भी एलिजाबेथ से ये नहीं बताता। उसके बाद एलिजाबेथ उन सबको चकमा देकर एक कमरे में आती है जहां लुइस पहले से मौजूद थी। लुइस उसे महल में हर तरफ मौजूद जासूसों से सावधान रहने को कहती है। एलिजाबेथ उसे इशारों इशारों में समझा देती है कि उसकी और फ्रांस के बीच जो कुछ भी था वो अब नहीं है। फ्रांस कुछ लोन की आशा से बिजनेसमैन से मिलता है, लेकिन वो लोग रेलवे से ज्यादा सैनिकों में निवेश करने में अधिक रुचि रखते हैं और लोन देने से मना कर देते हैं। एलिजाबेथ वहां आती है, लेकिन फ्रांस उसे बाहर इंतजार करने को कहता है। मैक्स फ्रांसीसी राजदूत से मिलता है और कहता है कि तटस्थ रहना फ्रांस का अपना तरीका है, जिससे ऑस्ट्रिया यूरोप पर हावी हो जाएगा और फ्रांस और रूस एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। राजकुमार वासा और सोफी सीक्रेटली एक दूसरे से मिलते हैं। वो एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। राजकुमार सोफी को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि महल में अब एक नई महारानी आ गई है, लेकिन सोफी उसके इस विचार को खारिज कर देती है। वासा उसे ताना मारते हुए कहता है कि सोफी का सच्चा प्यार सिर्फ ये महल है, लेकिन वो उसे चेतावनी देता है कि महारानी केवल एक ही हो सकती है। एलिजाबेथ का अंदर दम घुट रहा था। वो हवा खाने बाहर आती है और देखती है कि उसके पापा एक नाले के अंदर हैं और उन्होंने काफी पी रखी है। वो अपने पापा और माँ को सुबह होते ही महल से जाने को कहती है। उधर सीना जूनियर फ्रांस को लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई गारंटियर चाहिए, जिस पर वो लुइस की तरफ इशारा करके कहता है कि उसने सुना है कि लुइस और फ्रांस अच्छे दोस्त हैं। लुइस असल में जूनियर की भी अच्छी दोस्त है और इस तरह से लुइस की गारंटियर बनने की वजह से फ्रांस को लोन मिल जाता है। फ्रांस एलिजाबेथ को ढूंढता है और उसके नाम मिलने पर वो हेलेना से बात करता है। वो उसके नए लुक की तारीफ करता है और कहता है कि उसका यहाँ एलिजाबेथ के साथ रहने से वो खुश है, जिस पर हेलेना उससे कहती है कि लोग उन्हें साथ में देखकर जल रहे हैं। तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है और हेलेना को फ्रांस के साथ देख वो सोफी से पूछती है कि क्या हेलेना का यहाँ रहना ठीक है। सोफी उससे कहती है कि हेलेना भरोसे के काबिल तो है, लेकिन उसके दिल पर चोट लगी हुई है। सोफी एलिजाबेथ को सावधानी से किसी भी इंसान पर भरोसा करने और केवल उन लोगों पर विश्वास करने की सलाह देती है जिन पर भरोसा करना आसान हो। उसके बाद एलिजाबेथ और फ्रांस साथ में डांस करते हैं और फिर सोफी हेलेना के कानों में कुछ कहती है। शायद वो उसे वापस अपने घर जाने को कह रही थी। उधर हम देखते हैं कि शहर में कैंपेन के कहने पर कई लोगों को अरेस्ट किया गया है और बहुत से लोग मारे गए हैं। आज फ्रांस और एलिजाबेथ की गोल्डन नाइट है। चीफ काउंटेस मिस्ट्रेस एलिजाबेथ को आज की रात एक गाउन पहने रखने को कहती है और कहती है कि आज उसका फ्रांस का मिलन मजे के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए होगा। इस बीच उसे बस बेड पर सम्राट के नीचे लेटे रहना है और जो कुछ करेंगे सम्राट करेंगे, वो सम्राट को बिल्कुल टच नहीं करेगी। जब एलिजाबेथ अपने कमरे में आती है, फ्रांस उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो लुइस को जानता था, लेकिन उनके बीच जो कुछ था वो काफी पहले खत्म हो चुका है। लेकिन लुइस ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो उसे दिलासा देता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का है। दोनों फर्श पर लेट जाते हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। सोफी को लगता है कि शायद अब उसका इस महल में समय समाप्त हो गया है। वो काफी दुखी है। चीफ काउंटेस मिस्ट्रेस जब उसे चूमने की कोशिश करती है, सोफी उसे टोक देती है। हो सकता है कि इन दोनों में पहले कभी संबंध रहे होंगे और अंत में जब रात खत्म हो जाती है, एलिजाबेथ उस बेवकूफ गांव से छुटकारा पाती है और प्यार करके फ्रांस के साथ अपनी शादी को पूरा करती है। उधर हेलेना और उसकी फैमिली को वापस बावेरिया भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सब काफी दुखी हैं कि उन्हें इतनी जल्दी महल से क्यों निकाल दिया गया। लास्ट सीन में हम मैक्स को सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ देखते हैं और वो बहुत ही व्याकुल नजर आ रहा था। ना उसके पास अभी गद्दी है और ना ही एलिजाबेथ। और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आइए एपिसोड 4 शुरू करते हैं। लगभग 6 साल पहले हैब्सबर्ग ने एक ऐसी ही क्रांति देखी थी, जिस क्रांति को आम लोग वर्तमान में आकार देना चाहते हैं। सम्राट फ्रांस के चाचा ने इस क्रांति में अपना सिंहासन और जिंदगी दोनों ही खो दिए थे। सोफी चाहती थी कि फ्रांस अब राजगद्दी संभाले और मैक्स, जिसे सोफी हमेशा की तरह नेग्लेक्ट करती आई है, वो पीछे बैठा हुआ है। सोफी उस समय की भयानक यादों के साथ जागती है। चीफ काउंटेस मिस्ट्रेस एस्टरहाजी उन्हें एक अच्छी खबर देती है कि शायद एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है। ये सुन सोफी कहती है कि उन्हें इस अनुमान को यकीन में बदलना होगा और आज से फ्रांस और एलिजाबेथ का हनीमून पीरियड खत्म। एस्टरहाजी सोफी की आज्ञा का पालन करती है।
एलिजाबेथ को कच्चे अंडे और गर्भवती महिला की नाल खाने को दी जाती है, जिनसे बेहद ही गंदी बदबू आ रही थी। उधर फ्रांस को पता चलता है कि नेपोलियन ने अपनी सेना को पीछे लेने से मना कर दिया है और वहीं रशिया के सम्राट जार ने भी अभी तक उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया है। सोफी सुझाव देती है कि उन्हें खुद ही अपने साम्राज्य को बचाना होगा, हालांकि उनके पास पैसों की कमी है। फ्रांस जार के बेटे अलेक्जेंडर को वियना में इनवाइट करना चाहता है ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। फ्रांस इस बात से परेशान है कि उसके लोग अभी भी गरीबी और गुस्से में हैं। एलिजाबेथ कहती है कि वो इस माहौल को बदल सकता है। वो फ्रांस से अलेक्जेंडर को शिकार पर इनवाइट करने को कहती है ताकि उनके साथ दोस्ताना बढ़ा सके। शिकार पर एलिजाबेथ को जाने से मना कर दिया जाता है। फ्रांस चाहता है कि अलेक्जेंडर सीमा से अपनी सेना वापस ले ले। अलेक्जेंडर का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। उधर मैक्स अलेक्जेंडर के कान में फ्रांस के लिए शक के बीज बोने का काम कर रहा था। एलिजाबेथ भी शिकार में शामिल हो जाती है और जब अलेक्जेंडर एक सुअर का शिकार करने से चूक जाता है, एलिजाबेथ उसे एक ही राउंड में ढेर कर देती है और ये बात अलेक्जेंडर को अच्छी नहीं लगती और अलेक्जेंडर फ्रांस से नाराज होकर युद्ध के लिए तैयार रहने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। फ्रांस उसके बाद अपनी माँ सोफी के साथ एक कैबिनेट की बैठक करने चला जाता है। मैक्स एलिजाबेथ के पास आता है और उसकी निशानी की तारीफ करता है। दोनों साथ में शैंपेन पीते हैं और एलिजाबेथ वापस महल आ जाती है। फ्रांस जब एलिजाबेथ को मैक्स के साथ देखता है, वो उस पर नाराज होता है। फ्रांस के जाने के बाद एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसकी पोशाक के अंदर से खून निकल रहा है। या तो वो पीरियड्स हो सकते हैं और या फिर अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उसका मिसकैरेज हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। कहानी फ्लैशबैक से शुरू होती है। हम लियोन्टीन को देखते हैं, लेकिन असल में वो लियोन्टीन नहीं है, उसका नाम एवा है। हमें दिखाया जाता है कि एवा का साथी एगोन ने असली लियोन्टीन को मार दिया था ताकि एवा लियोन्टाइन की आइडेंटिटी लेकर एलिजाबेथ के करीब रह सके और अपने मकसद को अंजाम दे सके। उधर फ्रांस अपनी सेना को सीमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। वो नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वान बाक फ्रांस को परेशान करने वाली खबर देता है कि जूनियर सेना ने अपना समझौता रद्द कर दिया है, क्योंकि वो पैसे फ्रांस को तब दे रहा था जब वो उसका इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करे, लेकिन इसके बदले फ्रांस ने सीमा पर बड़ी संख्या में अपने सैनिक भेज दिए। फ्रांस इस बात से काफी गुस्से में है और उसका रेलवे निर्माण का सपना भी शायद अब पूरा ना हो पाए। मैक्स और शार्लेट एक रात के लिए साथ सोते हैं। मैक्स के हाथ में हम एंगेजमेंट रिंग देखते हैं। मैक्स बताता है कि उसकी मंगेतर की डेथ हो चुकी है, जिससे वो बेहद प्यार करता था। मैक्स अभी भी सम्राट बनने का सपना देख रहा था। वो नए सम्राट के रूप में लोगों को दिए जाने वाले जोशपूर्ण भाषण की प्रैक्टिस कर रहा है। कैबिनेट की बैठक में फ्रांस फैसला करता है कि सेना सीमा पर रहेगी और हमला नहीं करेगी। एलिजाबेथ एस्टरहाज़ी और विक्टर के साथ शहर पहुंचती हैं। वहां वो लोहा बनाने वाले मजदूरों से मिलती हैं, जिनकी हालत काफी खराब थी। वो सारे लेबर्स उन्हें अपने हाथों से बना एक गिफ्ट देते हैं। एलिजाबेथ वहां एक बच्ची से मिलती है और उसके फटे शूज को देखकर वो अपने शूज उतार कर उसे दे देती है। एस्टरहाज़ी ये देख उस पर चिल्लाने लगती है और कैंपेन से एलिजाबेथ को गोदी में उठाकर बग्गी तक ले जाने को कहती है। एलिजाबेथ इसका विरोध करती है, लेकिन कैंपेन उसे गोदी में उठाकर बाहर ले आता है और ये देख मजदूर लोग चिल्लाने लगते हैं कि ये महारानी उनकी कोई मदद नहीं करने वाली। एक मजदूर गुस्से में विक्टर के मुंह पर कीचड़ फेंक देता है। भीड़ को काबू करने के लिए सैनिक हवा में गोलियां चलाने लगते हैं। एलिजाबेथ को मजदूरों के साथ ये अत्याचार अच्छा नहीं लगता और जब वो महल पहुंचती है, वो एस्टरहाज़ी पर भड़क जाती है। फ्रांस को पता चलता है कि एलिजाबेथ के साथ शहर में एक हादसा हो गया है। फ्रांस एलिजाबेथ के पास आता है। एलिजाबेथ फ्रांस को उसकी जनता की हालत के बारे में बताती है। फ्रांस कहता है कि उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन एलिजाबेथ फ्रांस पर फल उठाकर फेंकने लगती है और फिर खुद का गुस्सा शांत करने के लिए वो फ्रांस के साथ इंटीमेट होती है। उधर अमेलिया लियोन्टाइन के कमरे में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढती है और उसे खून से सनी उसकी एक ड्रेस मिल जाती है। सिंहासन पाने के लिए मैक्स को 3 चीजों की जरूरत है: सेना और कैथोलिक चर्च का समर्थन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसे सोफी का भरोसा जीतना होगा। काउंटेंस लुइस फ्रांस से मिलती है और उसे वॉन सीना से अपनी सगाई के बारे में बताती है। फ्रांस लुइस से कहता है कि वो वॉन से फिर से उनकी मदद करने की बात करे। ये सुन लुइस को लगता है कि फ्रांस बस उसका यूज करना चाहता है। वो वॉन से बात करने को तैयार है, लेकिन बदले में उसे फ्रांस चाहिए। उधर मैक्स चर्च जाता है। मैक्स चाहता है कि बिशप उसका सम्राट बनने में मदद करे, लेकिन बिशप को लगता है कि मैक्स खुद नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। रात में एलिजाबेथ को नींद नहीं आती
तो वो नीचे आ जाती है जहाँ मैक्स भी मौजूद था। मैक्स एलिजाबेथ को एक गुप्त सुरंग के जरिए उसके साथ पराग भाग चलने को कहता है ताकि वो इस शाही गंदगी से दूर जा सके। मैक्स की आंखों में हम एलिजाबेथ के लिए प्यार को अच्छे से देख पाते हैं। उधर लियोन्टाइन महल से भागने की तैयारी कर रही है, तभी उसके कमरे में एलिजाबेथ आ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उधर वही लड़की जिसका नाम हैडी है एलिजाबेथ के दिए जूते पहनकर नाच रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फाउंड्री के बाहर हुई हिंसा में गार्ड ने उसके भाई को मार डाला, क्रांति के लिए उन सब का संकल्प और भी मजबूत हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इस सीरीज के आखिरी एपिसोड नंबर 6 की। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की शुरुआती सीन में हम एक अलग एलिजाबेथ से रूबरू होते हैं। एलिजाबेथ अब अपना ज्यादातर समय मैक्स के साथ नशा करने में बिताती है। फ्रांस से उसकी मुलाकात बहुत ही कम हो गई है और जब वो एलिजाबेथ को नशे में देखता है वो उससे कहता है कि वो जानता है कि एलिजाबेथ उस कारखाने वाले इंसिडेंट की वजह से दुखी है। उधर मैक्स विदेश मंत्री के साथ मिलकर फ्रांस को कारावास में डलवाने का प्लान बना रहा है। फ्रांस एलिजाबेथ को अच्छा फील करवाने के लिए एक घोड़ा गिफ्ट करता है और चाहता है कि आज रात एलिजाबेथ और वो साथ में समय बिताएं। फ्रांस के जाने के बाद अमीलिया एलिजाबेथ को लियोन्टाइन से सावधान रहने को कहती है और बताती है कि लियोन्टाइन जैसी दिखती है वैसी नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ उसके इन दावों को खारिज कर देती है। लियोन्टाइन एगॉन से मिलती है और शाही परिवार के खात्मे की अपनी योजना को अंजाम देने की बात करती है। सूरज ढलने के बाद वो पीछे के गेट पर एक चाकू रखेगी। उधर सोफी फ्रांस से एलिजाबेथ को काबू में रखने को कहती है वरना उसे इनके बीच दखल देना पड़ेगा। एलिजाबेथ और सोफी चर्च में एक साथ बैठे हैं। सोफी एलिजाबेथ से पूछती है कि एक सम्राट में सबसे बहुमूल्य गुण क्या होता है। एलिजाबेथ जवाब देती है दया। सोफी उसे अपनी बेटी एना के बारे में बताती है जो एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गई थी। उसकी मौत ने सोफी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो एलिजाबेथ को 2 ऑप्शंस देती है, या तो वो फ्रांस के साथ अपनी शादी रद्द करके वापस चली जाए या फिर उनके नियमों का पालन करे। वो फ्रांस से दूर और एस्टर हाजी के साथ उत्तरी क्वार्टर में रहेगी। सोफी एस्टर हाजी से भी नाराज है क्योंकि वो एलिजाबेथ को कंट्रोल करने में नाकाम रही है और वो इस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। एलिजाबेथ को यकीन नहीं हो रहा कि फ्रांस ने एलिजाबेथ के लिए बनाई इस नई अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। फ्रांस और एलिजाबेथ अब एक दूसरे से नहीं मिल रहे। मैक्स और एलिजाबेथ एक साथ हैं और एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। बाद में मैक्स फ्रांस के पास आता है और उससे अपनी योजना के बारे में बात करता है, लेकिन हमेशा की तरह फ्रांस उसकी सोच का मजाक उड़ाता है। फ्रांस का कहना है कि मैक्स सिंहासन का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस के अनुसार सिंहासन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मैक्स का कहना है कि उन्हें फ्रांस के समर्थन के साथ साथ सभी का समर्थन प्राप्त है। फ्रांस गुस्से में उससे मुक्का मारता है और मैक्स को बाहर निकलने के लिए कहता है। लियोन्टाइन एलिजाबेथ के पास है और उसे दिलासा देती है। एलिजाबेथ बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अमेलिया को लियोन्टाइन की कुछ तस्वीरें मिल जाती हैं। ये क्लियर करती है कि लियोन्टाइन वो नहीं है जो वो कहती है। लियोन्टाइन असल में एक नर्स है। उधर फ्रांस और एलिजाबेथ के बीच लड़ाई होती है, जिसके बाद एलिजाबेथ फैसला करती है कि वो बावेरियन वापस जा रही है। वो अब महारानी होने का बोझ और नहीं उठा सकती। कैंपेन गेट्स पर लगभग 300 लोगों के मौजूद होने की रिपोर्ट करता है। फ्रांस उसे फाटकों पर पहरा देने के लिए कहता है और उनमें से कोई भी आदमी अगर गेट के अंदर घुसने की कोशिश करे तो फ्रांस उसे गोली मारने का आदेश देता है। एगॉन एक सैनिक के रूप में महल में घुस आता है। उसकी योजना फ्रांस को खत्म करने की है। उधर मैक्स की महत्वाकांक्षाओं को झटका देते हुए फ्रांस की योजना सफल हो गई है, जहाँ निकोलस ने सीमा से अपनी सेना हटाने का आदेश दिया है। लेकिन मैक्स विदेश मंत्री से कहता है कि वो इस खबर को अपने तक ही रखे और किसी को तब तक ना बताए जब तक कि वो सोफी को एक बार मनाने की कोशिश ना कर ले। वो सोफी से खुद को सम्राट बनाए जाने की बात करता है, लेकिन सोफी उसे कमजोर कहती है और साथ में ये भी स्वीकार करती है कि फ्रांस शासन करने के लायक नहीं है। लेकिन उसने जो कुछ भी बनाया है वो बहुत कीमती है और उसे ना तो मैक्स और ना ही फ्रांस उससे छीन सकते हैं। सोफी एलिजाबेथ को अंतिम अलविदा करने के लिए आती है। वहाँ थियो फ्रांस से एलिजाबेथ को दूर भेजने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। फ्रांस को एलिजाबेथ के घोड़े पक्के बाल मिलते हैं जो एलिजाबेथ ने उसे अपनी याद के रूप में दिए थे। एलिजाबेथ गाड़ी में बैठती है और आगे बढ़ती है। उधर एगॉन को वो चाकू मिल जाता है जो लियोन्टाइन ने वहाँ रखा था और वो उस चाकू को लेकर महल की तरफ बढ़ने लगता है।
शाही गार्ड बंदूकों के साथ एगॉन पर घात लगाए हुए थे और वो उसे मार डालते हैं। गोली मारे जाने से पहले वो क्रांति चिल्लाता है। लियोन्टाइन ने एगॉन को धोखा दिया था क्योंकि उसके हिसाब से फ्रांस एक अच्छा सम्राट है। शार्लेट लियोन्टाइन को बताने आती है कि अमेलिया को उसकी कुछ तस्वीरें मिल गई हैं। लियोन्टाइन अमेलिया के पीछे भागती है और गुस्से में उसे रेलिंग से नीचे धकेल देती है। अमेलिया की मौत हो जाती है। एलिजाबेथ को गेट पर कैंपेन द्वारा रोका जाता है। एलिजाबेथ जोर देकर उसे गेट खोलने का हुक्म देती है। गेट से निकलकर वो आम जनता के बीच पहुंच जाती है और अपना सर उन सबके सामने सजदे में झुका देती है। फ्रांस भी वहां आ जाता है। फ्रांस के आदेश पर थियो मैक्स को पकड़ लेता है। एलिजाबेथ लोगों को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और अपने हाथों को हिलाती है और फिर उन लोगों को गले लगाती है। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।